हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही नया टॉपिक आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्या है आपका नया टॉपिक। वो है आपका जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इन जैविक प्रक्रियाएं में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, तो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, और ये हमारा है एक परिवहन। ठीक है, इसे और हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर। तो जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, सब में ये जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ये होती ही है। ठीक, किसी भी काम को करने के लिए या फिर इन जैविक प्रक्रियाओं के होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की। तो चाहे पोषण हो, चाहे परिवहन हो, चाहे श्वसन, चाहे उत्सर्जन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सबके लिए हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा या फिर एनर्जी की। ठीक है, ऊर्जा और एनर्जी की हमें ज़रूरत है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हमें एनर्जी मिलती है भोजन से। भोजन, ठीक है, और ये भोजन हमें कौन देता है, हमें भोजन किससे मिलता है, भोजन मिलता है हमें पौधों से। तो ये क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उत्पाद करते हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, उत्पादक, और इंग्लिश में बोले तो प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस करेगा वही क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर। ठीक है, ये जो फूड हमें मिलता है, ठीक है, ये पौधों से हमें फूड भोजन मिलता है हमें। ठीक है, और इस भोजन को हम क्या करते हैं, जो इंसान हैं, मनुष्य, वो क्या करता है, उसको उपभोग करता है, इसलिए वो कहलाता है उपभोक्ता, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंज्यूम करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर। तो ये तो हुई नॉर्मल बात। जो प्रोड्यूस करेगा वो कहलाएगा प्रोड्यूसर। तो भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, उस भोजन को हम मनुष्य उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हम उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर। नॉर्मली जितने भी पौधे हैं उन्हें ही हम क्या, उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में। और जो मनुष्य होते हैं वो कंज्यूम करने का काम करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता या फिर हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, तो समस्त जो पूरा जीव जगत है, पूरे जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, वो सब किस पे डिपेंडेंट है, वो उत्पादक उपभोक्ता पे ही, उत्पादक पर ही डिपेंडेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि पौधों पर डिपेंडेंट है। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की, एनर्जी की। वो हमें मिलता है भोजन हमें किससे मिलता है, पौधों से और मनुष्य से। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं ये बहुत ही सरल अणुओं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इस फॉर्म में जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वहीं जो मनुष्य होते हैं वो किस में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन, ऐसे कुछ जटिल अणु। ठीक है, ये क्या है, ये सरल अणु है, और ये क्या है, जटिल अणु है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, जटिल अणु हैं। तो इनसे हमें फूड लेने में क्या होता है, ये क्या है, जटिल अणु के रूप में मिलते हैं। और जो पौधे जो कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं, वो सरल अणुओं के रूप में उसे वो करते हैं। क्लियर। तो ये क्या है हम लोग का, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। क्लियर। अब हम देखते हैं अंग तंत्रों का विकास। ठीक है, इन सब के लिए किस विशेष अंग की, अब जैसे भोजन है, ठीक है, इसको हमको कंज्यूम करना है तो कुछ विशेष अंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पौधे हैं उनको भी कुछ विशेष अंगों की ज़रूरत पड़ती होगी। क्लियर। तो हम देखेंगे अब विशेष अंग तंत्रों का विकास कैसे है, क्या है अंग तंत्रों का विकास।
तो इसे एक हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं अंग तंत्रों का विकास, जहाँ पे देखो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है सेल या फिर कोशिका। ठीक है, तो उसी कोशिका के आधार पे देखो जितनी कोशिकाएं हैं, कोशिका मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक, और ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग। ठीक है, तो वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम कोशिका से ही लेकर आगे बढ़ेंगे कि अगर कोशिका का विकास किस तरह से हो रहा है, उसी के आधार पर अंग तंत्रों का विकास भी होगा। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं हम, कोशिका कैसा है ये ग्राफ, कोशिका का व्यास और ये क्या है इसका सतही क्षेत्रफल। तो ये ग्राफ ये बताता है कि जैसे कि ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जैसे जैसे जो कोशिका की जो लंबाई है या व्यास है, ठीक है, व्यास या लंबाई आप जो भी बोले, वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है, उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो कम होता जाता है। तो ठीक है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। ये हमें क्या दर्शा रहा है कि देखिए जब कोशिका की लंबाई छोटी थी तो उसका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा था, और जैसे ही कोशिका की लंबाई बढ़ती गई तो उसका सतही क्षेत्रफल कम हो गया है, एक पे आके रुक गया है। ये ग्राफ कुछ डाउनवर्ड एरो में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है, कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट आप मिलाते जाएंगे तो ये ग्राफ की बात है। तो इस तरह से ये क्या बोलता है कि कोशिका जितनी बड़ी होती है उसका सतही क्षेत्रफल और उसके आयतन का अनुपात उतना ही कम होता है। ठीक है, तो कोशिका जितनी बड़ी होगी, ठीक है, उसका सतही क्षेत्रफल या फिर कहें आयतन उतना ही कम होगा। क्लियर? तो ये क्या है, कोशिका जितनी बड़ी होगी, कोशिका का व्यास बोले या कोशिका की जितनी बड़ी होगी, उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका सतही क्षेत्रफल का आयतन उतना ही कम होगा। सपोज जैसे कोशिका को कुछ इस तरह से अगर दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है, कोशिका क्या है, आपके शरीर की सबसे छोटी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है कि कोशिका से मिलके बनते हैं ऊतक, ऊतकों से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलके अंग तंत्रों का विकास होता है। इसलिए हम लोग कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिका जितना बड़ा होगा उसका जो सतही क्षेत्रफल है, ठीक है, और उसका आयतन है, उसका मान उतना ही कम होगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में जानने वाली बात नहीं है। क्लियर? बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कोशिका का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का मान, ये आप देख पा रहे हैं कि कम हो रहा है। कोशिका का क्षेत्रफल जो लंबाई है वो बढ़ते जा रही है, उसके सतही क्षेत्रफल आयतन का मान कम होता जा रहा है। क्लियर? ये है आपका अंग तंत्रों का विकास, जिसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये बस आपको समझने की बात है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, तो एक कोशिकीय जीव क्या है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग में चेंजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना, उनके बीच में क्या होता है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनका जो कोशिका होती है, उनके अंदर की जो कोशिका होती है वो डायरेक्ट जो है वायु के संपर्क में नहीं होते, इसलिए उनके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको मुड़ने का, है ना, वलयित होने का होना चाहिए। ठीक है, कुछ उनके अंदर कैसी व्यवस्था, उनके अंदर परिवहन, ताकि उनके जो तरल पदार्थ हैं वो इजीली
परिवहन हो सके उनका, ये होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, और कुछ लसिका मतलब लसिका जैसे कुछ पदार्थ होते हैं ना, उनको वो इजीली हो सके। तो इसके लिए ही हमारे शरीर में क्या क्या तंत्र मौजूद हैं। क्लियर। इसी तरह से हमारे शरीर में क्या क्या मौजूद है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि संबंधित तंत्र हमारे शरीर में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र पोषण के लिए, पाचन तंत्र श्वसन के लिए, श्वसन तंत्र परिवहन के लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे शरीर में मौजूद हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाचन की, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे मुंह में पाचन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। तो जैसे ही हमारे मुंह में भोजन जाता है, पाचन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह में उपस्थित जो लार हैं वही पाचन की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। क्योंकि लार में क्या, हमारे लार में एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें से कुछ 3 जोड़ी जो एंजाइम्स हैं वो पाचन की प्रक्रिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बताया गया है। आपको क्या करना है, 2 बीकर लेना है या फिर परख नली, एक क और एक ख। इसमें आप क्या डालेंगे, गेहूं के आटे का पानी, गेहूं आटे का पानी, या फिर आप क्या डाल सकते हैं, या फिर आप इसको जो चावल पसा के जो माड़ बचता है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं, या फिर उसको पसिया बोलते हैं। तो हम इसको ऐसा इन दोनों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च की उपस्थिति है। कैसे चेक करेंगे, इसमें हम डालेंगे आयोडीन की बूंदे, इसमें डालेंगे आप आयोडीन की 1-2 बूंद और इसमें डालेंगे आयोडीन की 1-2 बूंद। अगर आप ये बूंद डालते हैं तो आप देखेंगे कि इस जो विलयन का रंग है ये काला या फिर नीला हो जाता है। कौन से कलर का हो जाएगा, काला या फिर नीले रंग का हो जाता है, काला नीला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि जो गेहूं के आटे का पानी है और जो माड़ है उसमें क्या है, उसमें उपस्थित है, उसमें क्या उपस्थित है, उसमें स्टार्च की उपस्थिति है। ये हमने कैसे चेक किया, आयोडीन की बूंदे डालकर। क्लियर। इसी तरह से अगर आपको ये जो गेहूं आटे का पानी है और ये है, ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क वाला है उसमें अब हम आयोडीन की बूंद नहीं डालेंगे, अब हम दूसरा कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या डालेंगे, लार, अपना थूक डालते हैं। ठीक है, और इसमें हम नहीं डालेंगे। आप दोनों में अंतर चेक करिए कि किसमें क्या अंतर आता है। तो आप देखेंगे कि जो लार वाला है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि जो लार है वो क्या करता है, उसका जो डाइजेशन है, उसका जो पाचन है वो उसकी शुरुआत कर देता है। क्लियर। तो ये है एक एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज में आपको कुछ ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको 3 परख नलियाँ लेनी है, क, ख और ग। ठीक, आप क्या डालेंगे इसमें आप डालेंगे नींबू का पानी, नींबू रस बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डालेंगे धोने का सोडा, क्लियर, और इसमें आप डालेंगे आसुत जल। ठीक है, इस तरह से हमने 3 परख नलियाँ ली हैं, क, ख, ग। ठीक है, और तीनों में हम डाल देते हैं, ये तीनों हम लोगों ने लिया है। ठीक है, अब प्रत्येक परख नली में हम लोग क्या डालेंगे, आटे का घोल डालेंगे। सब में डालना है आपको आटे का घोल। ठीक है, आटे का घोल डालिए, आप सारे में डालिए, 20-25 ml इसमें भी, 20-25 ml इसमें भी और 20-25 ml इसमें भी। सब में क्या जाएगा, आटे का घोल जाएगा। आटे के घोल को डालने के बाद आपको अवलोकन करना है। ठीक है, तीनों परख नलियों में आपको 2 घंटे के बाद, इसमें फिर क्या डालना है, 2 से 3 घंटे के बाद
आयोडीन की बूंदें, आयोडीन की बूंदें आपको इसमें डालनी है। क्लियर? ये डालने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि क ख ग किस परख नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप देख पाएंगे कि ये एक कैसा सॉल्यूशन है, ये एक अम्लीय है, अम्लीय घोल है ना। नींबू का पानी है तो कैसा है, अम्लीय घोल है। ये धोने का सोडा है तो ये कैसा है, ये क्षारीय घोल है। और ये कैसा है, उदासीन। क्लियर? इस तरह से हमने देखा कि ये तीन घोल हमें मिले, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन घोल। इन तीनों में हम स्टार्च की उपस्थिति देखेंगे ख और ग परख नली में। ठीक है, विशिष्ट एंजाइम स्टार्च अगर मिलता है, ठीक है, तो उसका प्रभाव हमें दिखाएगा। और ये अम्लीय वाले में, जो अम्लीय वाला आपका परख नली है, उसमें हमें उपस्थिति मिलती है। क्लियर? अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद ये आपके स्टार्च की उपस्थिति है कि नहीं, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो अधिकांश एंजाइम्स हमारे शरीर में उपस्थित हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। एक फौजी थे, उनको गोली लग गई थी तो उनके पेट में इतना बड़ा छेद हो गया था कि उससे आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अमाशय में जो उपस्थित जो हमारे पाचक रस है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो एक जो डॉक्टर बोमन थे, वो उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो पाचक रस हैं, अगर हम उसको बाहर निकाल ले तो पाचक रस का क्या काम है, वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, पाचन करने का काम करते हैं। लेकिन उनको बाहर निकालने पर वो जिस हिसाब से पेट के अंदर रहकर वो पाचन करते हैं, वैसा वो बाहर नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पाचक रस में, ठीक है, उन सब में क्या रहता है, हमारे पेट के अंदर, अमाशय के अंदर क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, अधिकतर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की भांति कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखो वो क्या करते हैं, या तो पाचन की क्रिया को बढ़ा देंगे या तो घटा देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एंजाइम्स है वो पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं एंजाइम्स, पाचन की क्रिया बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो और बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज ये क्या करता है, जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके पाचन में काम आता है। क्लियर? ऐसी है पेप्सिन, ये क्या करता है, ये प्रोटीन के पाचन में काम आता है। इसी तरह से बहुत तरह के एंजाइम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो शरीर में क्या होगा, या तो अपघटन होता है या तो संश्लेषण होता है। अपघटन मतलब कि वो क्या होगा, जो भी पदार्थ है शरीर में वो विघटित होगा, या फिर संश्लेषण मतलब कि बनेगा। तो अपघटन हो या संश्लेषण, उसकी गति को क्या करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो, उनको एंजाइम की वजह से उन लोगों को गति मिलती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ना, पेप्सिन, ये अपने से 50 गुना प्रोटीन को पचा सकता है। ठीक है, तो पाचन के लिए कई जरूरी एंजाइम्स होते हैं जो हमारे आहार नाल में उपस्थित होते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप देखेंगे कि पाचन तंत्र कैसा है, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।